टाइम्स नाउ नवभारत पर वोट मीटर जारी है। सुशांत और अंकित हम दोनों लगातार आपके साथ जुड़े हुए हैं और आपको अभी हमने पंजाब, गोवा और उत्तराखंड का हाल बता दिया कि बीते एक हफ्ते में वहां वोटर का मन बदला है या नहीं बदला। और अब बारी उत्तर प्रदेश की है अंकित, सबसे बड़े राज्य की, जहां पर सबसे ज्यादा आंखें लोग लगाकर बैठे हुए हैं कि क्या बदलाव हो रहा है। हर हफ्ते चाहते हैं देखना कि किस पार्टी का ग्राफ ऊपर जा रहा है, किसका नीचे जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में तो बीते एक हफ्ते में बहुत कुछ हो गया। स्वामी प्रसाद मौर्य इधर से उधर चले गए, दारा सिंह चौहान इधर से उधर चले गए। कई लोगों ने कहा कि हम जो है उनकी लिस्ट में हम जाएंगे नहीं, वो भी चले गए। और जो इस्तीफे आए उनको ऐसा लग रहा था जेरोक्स करा के लाओ, लो भैया ये 10 लोगों की कॉपी निकाल के ले आओ, नीचे साइन करा लेंगे। अब आप ये समझिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव अभी जब बिल्कुल परवान चढ़ने शुरू हुए हैं तो इतनी घटनाएं हो रही हैं। पार्टियों से दौड़नम भाग बिल्कुल लगी हुई है। उसका फायदा नुकसान किसको हो रहा है? क्या बीजेपी के लिए, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में एक्सेस फैट है, इनको तो टिकट वैसे भी नहीं मिलना था, वो लोग जा रहे हैं, या फिर जो एक माहौल बना रही है ऑपोजिशन और समाजवादी पार्टी की, जो ओबीसी वोटर है उसको लेकर देखिए कितने सारे नाराज बड़े बड़े नेता हमारी तरफ आ रहे हैं। उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है। इसीलिए हम देखेंगे, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये वो चुनाव को देखने और समझने का तरीका हम टाइम्स नाउ नवभारत पर बदल रहे हैं। हफ्ते दर हफ्ते जब ऐसे मुद्दे आएंगे उसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है वो हम आपको बताएंगे। और इसलिए उत्तर प्रदेश में सबसे पहले आंकड़ा रखते हैं कि जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पहले आपको जरा सैंपल साइज बता दें। उत्तर प्रदेश के लिए हमने 22,840 लोगों से बातचीत करके ये निष्कर्ष निकाला वो क्या सोच रहे हैं। और इसमें से फील्ड पर जाकर 15,740 लोगों से बात हुई है और फोन के जरिए 7100 लोगों की राय जानी। हफ्ता जो है, एक बार फिर से आपको याद दिला देता हूं, 7 जनवरी से 13 जनवरी यानी कि कल तक का, इससे लेटेस्ट सेंटिमेंट ट्रैकर शायद आपको पूरी इंडस्ट्री में कहीं नहीं मिलेगा, किसी और चैनल पे नहीं मिलेगा। मतलब आप क्या कह रहे हैं, यहां लगा दें एकदम ताजा माल है। हाँ, यहां पर सारी जो वस्तुएं हैं माल मिलता ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल ताजा माल आपको यहां मिलेगा। और आप कम से कम उससे यह समझ पाएंगे कि जो अभी के मुद्दे हैं, इस हफ्ते के अंदर जो मुद्दे हैं, उनका असर किसकी पॉपुलैरिटी पे कितना पड़ रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरुआत करते हैं। सबसे ज्यादा यहीं पर उम्मीद होगी विपक्ष को। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर कुल मिलाकर देखें तो बीजेपी को 54 से 56 सीटें दिखाई पड़ रही हैं बल्कि। समाजवादी पार्टी का जो अलायंस है 37 से 40, कांग्रेस को 3 से 4, बीएसपी को करीब 1 सीट मिल सकती है। अदर्स का यहां पे सुपड़ा साफ है। तो ये तो बिल्कुल तय है कंटेंडर कौन है, कोई नहीं। अंकित, इसमें एक चीज बड़ी क्लियर को मेंशन करनी चाहिए कि जब हम ये कह रहे हैं ये कल तक के आंकड़े हैं, तो इसका मतलब ये है कि समाजवादी पार्टी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो कैंडिडेट्स उतारे हैं, हाँ, उसके बाद वो 37 से 40 पर जाते दिख रहे हैं। हाँ, बीजेपी ने अभी बताया नहीं है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कौन उतरेगा, तब वो 54 से 56 है। हाँ, क्या ये उतारने पर बीजेपी के घट सकता है या बढ़ सकता है, ये अभी देखना होगा। और इनका ये एक आपको बात, जब ओवरऑल ट्रैकर आप देखेंगे, अगर नंबर नीचे या ऊपर जाते दिखाई पड़ रहे हैं, उसका सीधा सीधा असर इस बात पर है कि लोकल कैंडिडेट के खिलाफ या उसके फेवर में कितना लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और इसमें यह भी है अंकित कि कई बार जो इनिशियल फेज में जहां पर चुनाव होते हैं वो मोमेंटम सेट करता है। और अगर कई फेज में इलेक्शन हो तो यूपी में इलेक्शन पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू हो रहा है और अगर वहां बीजेपी को 54, 56, 60 सीटें आ रही हैं, ये मैसेज चला जाता है लोगों के बीच, तो वो भी क्या प्रभाव छोड़ेगा उत्तर प्रदेश में, हमको एनालाइज करना होगा। और क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा नुकसान डरी बैठी है भारतीय जनता पार्टी। हाँ। किसानों का आंदोलन हो, चाहे पूरा मुद्दा हो, जाटों को जो नाराजगी है वहां को लेकर बीजेपी सबसे ज्यादा डरी बैठी है। और क्या आरएलडी के साथ आने से फायदा हो रहा है छोटे छोटे जो गठबंधन बनाने के बाद समाजवादी पार्टी से, वो भी एक बड़ा फैक्टर होगा। लेकिन अंकित, अगर आप बीजेपी के अंदर लोगों से बात कीजिए, एक सेंटिमेंट ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चूंकि उनको ज्यादा नुकसान होगा तो चर्चा हो रही है, लेकिन उनका खुद का अपना एनालिसिस ये है कि उनको शायद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उतनी टफ फाइट ना झेलनी पड़े जितनी शायद पूर्वांचल में झेलनी पड़े। और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने मेहनत बहुत करी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई दौरे हो चुके, योगी आदित्यनाथ के कई दौरे हो चुके, तो देखना होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के बुंदेलखंड के आपको बताते हैं कि वहां का क्या हाल है। भारतीय जनता पार्टी के जो गठबंधन है उसे 13 से 14 सीट मिलती दिखाई पड़ रही है। समाजवादी पार्टी ने इस बार कोशिश बहुत, अखिलेश यादव ने अभी कुछ दिन पहले ही यहां पे पूरा यात्रा निकाली थी, 4 से 5 सीटें उनको मिलती दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस को 0 से 1, बीएसपी को 0 से 1, अदर्स का भी सुपड़ा साफ है। तो भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा नुकसान नहीं दिखाई पड़ रहा है, कम से कम
बुंदेलखंड में। और टोटल 19 सीट में से अगर 14 बीजेपी को जाती है, 13 बीजेपी को जाती है, तो यहां कोई बहुत बड़ी फाइट नहीं है, आप ये कह सकते हैं। अगला रीजन अगर हम रखें, हमने 2 की बात कर ली, बुंदेलखंड की और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। अगला रीजन जो उत्तर प्रदेश में हम आपके सामने रखना चाह रहे हैं, अगर हमारे ग्राफिक्स वाले भैया डालें, रुहेलखंड। रुहेलखंड के इलाके में बीजेपी को 30 से 34 सीटें, समाजवादी पार्टी को 17 से 18, कांग्रेस को 1 से 2 और बीएसपी को 1 से 2 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। और टोटल 52 सीट है यहां पर। और अंकित, जब हम कहते हैं कि रोहेलखंड में जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, वहां 80-20 जैसे बयानों का क्या इंपैक्ट है, अगर आप देखेंगे तो वो दिखता है कि बीजेपी की तरफ भी पोलराइजेशन होगा, तभी वो 34 तक पहुंच रहे हैं, और अगर समाजवादी पार्टी की तरफ होगा तभी वो 17 से 18 से ऊपर जाएंगे। इसका मतलब जो ये बयान आप सुनते हैं, जब वो 80-20 बोलते हैं मुख्यमंत्री जी, तो ये सोच समझ के बोला जाता है, ये होता है उसका जमीन पर इंपैक्ट। और इन्हीं इलाकों के लिए जो पोलराइजेशन वो कितनी ज्यादा होगी, क्या उसका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रोहिलखंड में, जैसे सुशांत बता रहे थे, मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, समाजवादी पार्टी को काउंटर, जो इसको पोलराइजेशन कहते हैं, जो एमवाई के खिलाफ जो काउंटर पोलराइजेशन जिसको कहते हैं, वो बीजेपी को मदद करती कम से कम यहां पर अभी दिखाई पड़ रही है। ठीक है, हमारे साथ मेहमान बने हुए शेखर अय्यर हमारे साथ हैं, संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ हैं और आशुतोष भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष जी, जो अभी हम आंकड़ा दिखा रहे हैं उसमें ऐसा लगा, और चूंकि आप हमारे साथ पिछले हफ्ते भी थे, हम अभी वो पिछले हफ्ते का कंपैरिजन भी दिखाएंगे, लेकिन अगर स्पेशली पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, जहां पर पार्टीज ने, समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स की घोषणा भी की है, उसके बावजूद उनके सीट में बहुत बड़ा उछाल नहीं दिख रहा, और बीजेपी ने अभी सीट की घोषणा नहीं की है। क्या बीजेपी करेगी तब हम इस डेटा में और ज्यादा अंतर देखेंगे, और वो अगर अंतर होगा तो किस तरफ जा सकता है? देखिए, ये बात बिल्कुल सच है कि जो आपका अभी फिलहाल का आंकड़ा दिखा रहा है उससे बहुत ज्यादा फर्क दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि आंकड़े थोड़े बहुत बदलेंगे जब कैंडिडेट का वहां कैंडिडेट्स के अनाउंसमेंट भारतीय जनता पार्टी करेगी। और ये आइदर वे हो सकता है, अगर कैंडिडेट्स ज्यादा बदल दिए गए और जो कैंडिडेट्स बागी कैंडिडेट्स अगर उनमें नाराजगी दिखाई पड़ेगी तो जाहिर सी बात है वो पार्टी के खिलाफ भी काम करेंगे। लेकिन अगर उसको ठीक से मैनेजमेंट कर लिया गया तो मोरालेस उस पर ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुझे हालांकि लगता है कि ये जो आंकड़े हैं ये चुनाव होते होते ये समाजवादी पार्टी के पक्ष में और आरएलडी के पक्ष में ज्यादा झुकते हुए दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि पिछले 2-3-4 दिनों से जिस तरीके से माहौल में बदलाव हो रहा है, अभी तक यह माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आसानी है और भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी टक्कर देगी, लेकिन उस तरीके से टक्कर नहीं दे पाएगी जिस तरीके से उसको टक्कर देनी चाहिए। तो जो चुनाव का जो नैरेटिव है वो पिछले 2-3 दिनों के अंदर बदला है। इसका कितना असर पश्चिम उत्तर प्रदेश में पड़ेगा अभी कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जो लोग छोड़ के गए हैं वो मोस्टली ईस्टर्न यूपी के हैं, या पूर्वांचल के इलाके के, या अवध के इलाके के, या सेंट्रल यूपी के इलाके के हैं। चलिए, तो क्या उसका असर पड़ेगा, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखने में कि इसका असर कितना हम लोग को दिखाई पड़ता है जब कैंडिडेट का सिलेक्शन जो बीजेपी की तरफ से भी आता है, और कितने लोग नाराज होते हैं, क्योंकि बात चल रही थी कि इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरा गंडासा चलाने वाली है, 100 से 150 लोगों का सफाई होने वाली है सिटिंग एमएलए का, उसका कितना असर पड़ने वाला है। लेकिन इसमें एक चीज मैं जोड़ दूं इससे पहले कि आप आदर्श के पास जाएं, कुछ खबरें ऐसी भी चल रही हैं कि समाजवादी पार्टी के अंदर भी जो कुछ लोग इधर से बीजेपी से आ रहे हैं उसको लेकर एक माहौल बहुत खुशी का नहीं है। हाँ। तो हो सकता है उधर से भी टूट फूट हो, जाहिर सी बात, ये आंकड़े बदलेंगे, ये इसकी श्योरिटी है। बिल्कुल, और इसी वजह से हर हफ्ते कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए नंबर्स लेकर आते रहें। आदर्श के पास पहले फटाफट सीधे चलते हैं। आदर्श इस वक्त लखनऊ में लगातार कोशिश है, नजर बनाए हुए हैं आदर्श ने जमीन पर। आदर्श, आज समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से एक बड़ा जलसा किया, बहुत सारे लोगों को वहां पर लेकर आया, अखिलेश यादव पूरे फुल फॉर्म में फ्रंट फुट पे बैटिंग करते दिखाई पड़े। जो अब ये खबरें आ रही हैं कि उनके खुद के नेता बड़े परेशान हैं कि बीजेपी से जो भी आना चाहता है वो कूद कर इस समय समाजवादी पार्टी में आ रहा है, तो क्या समाजवादी पार्टी में भी कुछ अंदरूनी कला परेशानियां, मैनेजमेंट की दिक्कतें शुरू हुई हैं, या चीजें अभी स्मूथ चल रही हैं, या उनके लिए सब आदर्श है? या आदर्श बताएंगे। देखिए सुशांत और अंकित, जो आप लोगों ने बातें कही हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। समाजवादी पार्टी के अंदर इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा कलह चल रही है, और इससे 2 से 3 दिन पहले हमने समाजवादी पार्टी के साथ जो दल है, महान दल, केशव देव मौर्य उसके नेता हैं, और मौर्य समाज यानी ओबीसी समाज के जो लीडर्स टूटकर बीजेपी से समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं,
उसको उसी कम्युनिटी से लेकर आते हैं, वो ओबीसी समाज से उठकर आते हैं। और ऐसे में जब हमने उनसे बातचीत की थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य के आने से क्या आपको कोई दिक्कत होगी, तो सीधी सीधी नाराजगी उन्होंने व्यक्त करते हुए कहा था स्वामी प्रसाद मौर्य दल बदलू नेता हैं, बीएसपी में थे पहले, फिर बीजेपी में और समाजवादी पार्टी में आ गए हैं। इससे निश्चित तौर पर उनको नुकसान होगा और जो काडर बेस नेता है, यानी जो पार्टियां लेकर समाजवादी पार्टी के पूरे हिस्से में छोड़ चुके हैं, जैसे महान दल है या ऐसे जो दूसरे छोटे दल हैं या उस कम्युनिटी से आने वाले जो लोग हैं, सालों साल से मेहनत करते रहे हैं और साथ ही साथ बीजेपी सत्ता में रहने के बावजूद उसके साथ न जाकर विपक्ष में समाजवादी पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन किया है, उनके साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे में उन लोगों को इस बात का डर है कि जो ये पैराशूट लैंडिंग बीजेपी से समाजवादी पार्टी में हो रही है, उससे सीधे तौर पर उनका नुकसान होगा। उसका पहला कारण ये है कि क्योंकि बीजेपी के जितने भी एमएलएज या एमएलएज या जो मिनिस्टर्स हैं वो जा रहे हैं, उनके जाने से चूंकि उनका पहले से कद भारी है, वो पहले से बड़े कद के नेता हैं, इसलिए उनको टिकट में प्राथमिकता दी जाएगी। जैसे में जो पहले से मेहनत करते हुए चले आ रहे लोग हैं, उनके मन में नाराजगी है और कहीं न कहीं अंदर खाने चुनावों के समय में बड़े स्तर पर इस तरीके की आदर्श इस तरह की चीजें सुशांत होती हैं, नाराज होकर अब उसको मैनेज आप कैसे करते हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो क्या वेस्ट बंगाल में जिस तरीके से टीएमसी के बड़े नेताओं के आने से एक माहौल जरूर बना था पर बीजेपी को उसका कुछ फायदा नहीं हुआ, वैसा ही माहौल एक हाल होने वाला है, या फिर एक जो इस तरीके का नैरेटिव बन रहा है कि देखिए नाराजगी है और पूरा जो उत्तर प्रदेश का चुनाव इस समय ओबीसी वोटर पर खड़ा दिखाई पड़ रहा है, उसकी एक बड़ी दिखाई पड़ रही है, वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। फटाफट बाकी अपने जो क्षेत्र हैं उनको भी देख लेते हैं और उसके बाद फिर इसको एक बार जल्दी से कुंदन के पास चलते हैं, उनके साथ कुछ लोग खड़े हैं। कुंदन, ये लोग क्या बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश का माहौल क्या है, जरा जल्दी से पूछ के बताइए। बिल्कुल, हम दिल्ली से सटे वैशाली में हैं और वैशाली के तमाम लोग हैं और हमने इनसे आग्रह किया कि टाइम्स नाउ नवभारत पे जो सर्वे चल रहा है और यूपी का मूड क्या, हम इनसे जानना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश का मूड क्या है जी, आप बताइए पहले तो। जहाँ आप खड़े हैं ये उत्तर प्रदेश की नाक है, यहाँ से शुरू होता है और उत्तर प्रदेश से पश्चिम का चुनाव पहले होना है। मेरा मानना है कि बहुत भारी लहर है मोदी के पक्ष में और यह लहर आंधी के रूप में आगे तक जो है बदलती जाएगी। लेकिन लगातार सपा में लोग जाते जा रहे हैं, आपके तमाम विधायक चले गए, आपके तमाम मंत्री चले गए, सो इसका क्या मतलब, वो विधायकों पे क्या बीजेपी पे विश्वास नहीं है क्या? नहीं, जो पाला बदल रहे हैं उनमें मलाई खाने को नहीं मिल रही है ना, इसलिए वो पाला बदल रहे हैं। योगी जी सख्त कार्य कर रहे हैं, सब पे कंट्रोल पूरा है। कि करप्शन खत्म हो गया है क्या? नहीं, करप्शन तो बहुत कम हो गया जी, बहुत ही लगभग खत्म है करप्शन तो। और जिनको कुछ वास्तव में जिनको नहीं मिला है ना कुछ, वो सब भाग रहे हैं और जो भागकर दूसरी जगह जाएंगे। ठीक है, देखिए ये भी अपने आप में अंकित एक इंडिकेशन है कि लोग इधर से उधर जाते नेताओं को कैसे देख रहे हैं। शेखर अय्यर जी, एक रिएक्शन इस पर दीजिए कि अगर वाकई में समाजवादी पार्टी की स्थिति इतनी मजबूत है तो ये समझते हुए और जानते हुए कि इतनी भीड़ जुटाने पर एक्शन भी हो सकता है, क्रिटिसिज्म भी हो सकता है, अखिलेश यादव को स्वामी प्रसाद मौर्य मेरे साथ हैं ये भीड़ जुटाकर दिखाना और इसकी तस्वीर वायरल करने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, पहली तो बात यह है कि अखिलेश जी यही सोच के इनको ला रहे हैं कि जो बीजेपी का नैरेटिव जो चल रहा है उस नैरेटिव में एक ब्रेक की जरूरत थी। उस ब्रेक देने के लिए उन्होंने कामयाब हुए, क्योंकि लगातार पिछले एक हफ्ते अब यही बात सुन रहे हैं कि लोग छोड़ के जा रहे। तो एक प्रकार से अखिलेश जी के फिलहाल जो बीजेपी की नैरेटिव रही है, विकास और साथ साथ सोशल इंजीनियरिंग या सोशल जस्टिस, ये दोनों साथ लेके चल रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और योगी जी के नेतृत्व में राज्य सरकार, दोनों ये पिछड़े वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। विकास भी हो रहा है, काफी गवर्नेंस इश्यूज में सॉर्ट आउट हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर पर हुआ है। उस नैरेटिव में एक ब्रेक हुआ है। ये नैरेटिव जो है, ये नैरेटिव की बात है क्योंकि मीडिया नैरेटिव से जुड़ा हुआ है, लेकिन ग्राउंड पे क्या असर है वो देखने वाली बात है। जैसे आपके रिपोर्टर्स कह रहे थे कि काफी प्रॉब्लम्स आएंगे समाजवादी पार्टी में जब टिकटों की बंटवारा होगी, किस ग्रुप को क्या मिलेगा। साथ में देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि समाजवादी पार्टी की जो सोशल कॉम्बिनेशन क्या रही है, ज्यादातर एक यादव और मुस्लिम के मेन फ्लैंक रही है और छोटे छोटे पार्टी। लेकिन इस बार अखिलेश जी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि बाकी ओबीसी समाज में जुड़ जाए, लेकिन सवाल है कि ग्राउंड पे क्या ये केमिस्ट्री बन पाएगी। ये जो मेन डोमिनेटिंग ओबीसी मैथमेटिक वर्सेस केमिस्ट्री की फाइट दिखाई पड़ रही है उत्तर प्रदेश में भी। मैं 1 मिनट में आपके पास सर वापस आता हूं, संजीव जी के पास भी चलते हैं, लेकिन एक हमारे जो बाकी रीजन्स हैं उनका भी
आंकड़ा जो है वो सब दर्शकों के सामने रख देते हैं, लोग इंतजार कर रहे होंगे कि कहां पर, और अभी सिर्फ 3 हमने पूरे रीजन्स का रखा। पूर्वांचल की बात करें, पूर्वांचल की बड़ी लड़ाई, पूर्वांचल में बीजेपी को 57 सीट तक मिल सकती है, यानी 39 से 57 सीट तक भारतीय जनता पार्टी को वहां पर मिल सकती हैं। और यहां पर जो फाइट है वो क्लोज होती दिखाई पड़ रही है। 40 से 44 सीट समाजवादी पार्टी कंबाइन को, 1 से 2 कांग्रेस को, 4 से 5 बीएसपी को, अदर्स का यहां पे सुपड़ा साफ है। यानी कि सुशांत, कम से कम ये रीजन ऐसा है जहां पे फाइट थोड़ी क्लोज दिखाई पड़ रही है। और देखिए इस रीजन में जो मैं आपसे कह रहा था कि बीजेपी भी इस रीजन को लेकर थोड़ी कंसर्न्ड है, उसकी एक बड़ी वजह भी है कि इस रीजन में जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनका प्रभाव जो है वो छूटता है जब आप जीतने और हारने की बात करते हैं। वो अकेले जो जिनको मैं कल भी कह रहा था कि छोटी पार्टियों को अगर आप देखेंगे वो सियासी फूफा की तरह होती हैं। वो शादी जो है वो करवा या रुकवा नहीं सकती हैं, वो शादी के बारात का माहौल बना और बिगाड़ जरूर सकती हैं, इसलिए उनको सबको लेकर चलना पड़ता है। चाहे वो निषाद पार्टी हो, चाहे वो राजभर साहब की पार्टी हो, चाहे दूसरी पार्टी जो इंजीनियरिंग पिछली बार अमित शाह 17 में कर पाए थे कि चाहे आप जीत ना सकते हो लेकिन अगर आप हमें हरा सकते हैं तो आप हमारे साथ आ जाइए, वो इस बार अखिलेश यादव भी वही पन्ना खोलकर आगे बढ़ते जरूर दिखाई पड़ रहे हैं छोटे छोटे अलायंसेस से। चलिए अगला रीजन पे जाते हैं, अवध की बात करते हैं। अवध में इस वक्त इस हफ्ते का क्या मूड है? 55 से 63, यहां पर भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी बढ़त दिखाई जरूर पड़ रही है। 32 से 33 सीट समाजवादी पार्टी को, 2 से 3 कांग्रेस को, 3 से 4 बीएसपी को और 1 सीट अदर्स को यहां पर मिलती दिखाई और देखिए इसमें आपको, जब हम अवध की बात कर रहे हैं अंकित, अवध वो इलाका है जहां अयोध्या भी आता है। तो अगर योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ते हैं तो उसका अभी चूंकि अनाउंसमेंट नहीं हुई, अभी तो कह रहे हैं हम कि हां ये हो सकता है, तब 55 से 63 पर बीजेपी है। अगर वो अनाउंसमेंट होता है तो क्या ये आंकड़ा बढ़ेगा, ये हमको असेस करना पड़ेगा। बिल्कुल, और उसका भारतीय जनता पार्टी को योगी आदित्यनाथ का अयोध्या से लड़ने का फायदा कम से कम पोलराइजेशन, और ये सवाल हम अच्छा है, आगे बताएंगे दर्शकों। बिल्कुल, और भी रीजन्स में जरूर मिलेगा। पोलराइजेशन के लिए कम से कम एक बहुत बड़ा फैक्टर उसको देखा जा रहा है। अगले रीजन की तरफ चलते हैं और फटाफट आपको दिखा देते हैं कि सेंट्रल उत्तर प्रदेश में क्या हाल है। 18 से 21 भारतीय जनता पार्टी को, यहां पे भी फाइट कम से कम थोड़ी क्लोज दिख रही है। 13 से 14 समाजवादी पार्टी को, 1 से 2 कांग्रेस को, 1 बीएसपी को, अदर्स को 0 सीट मिलती दिखाई पड़ रही है सेंट्रल उत्तर प्रदेश में। चलिए फटाफट, और जो हमारे जो है पूरा एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिससे हमने शुरू करा था, उसका हफ्ते दर हफ्ते क्या हालात हैं वो जरा आपको फटाफट दिखाते हैं तो आपको समझ में आएगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कैंडिडेट्स के कम से कम समाजवादी पार्टी के आने के बाद फायदा नुकसान बढ़त देखिए पहले हफ्ते में बीजेपी 59 पर थी, फिर 57 पर थी और अब 55 पर है। तो सीटों का नुकसान बहुत बड़ा तो नहीं कहेंगे, आपकी 20 सीट कम हो गई, लेकिन हफ्ते दर हफ्ते बीजेपी को पश्चिमी यूपी में थोड़ा नुकसान होता दिख रहा है। लेकिन ये याद रखिए कि अभी उन्होंने सीटें अनाउंस नहीं की, कैंडिडेट अनाउंस नहीं, और समाजवादी पार्टी को वही सीधा गेन दिखाई पड़ रहा है। अगर आप देखेंगे तो 36, 37 और अब 38 पे कांग्रेस को थोड़ा सा यहां पर गेन जरूर दिखाई पड़ रहा है। अगर 9 जनवरी वाले हफ्ते की बात करें, उसको 14 जनवरी से मिलाएं तो 2 से 4 सीटों तक पहुंचते जरूर दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर फाइट बिल्कुल क्लियर दिखाई पड़ रही है। थोड़ा सा गेन समाजवादी पार्टी कंबाइन को दिख रहा है और जो बीजेपी कंबाइन है उसको थोड़ा सा लॉस दिखाई पड़ रहा है। तो ये कम से कम 57 सीटें जो हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, उसका कंपैरिजन दिखाई पड़ रहा है। अगला बुंदेलखंड का कंपैरिजन अगर आप देखेंगे, बीजेपी 14 पे थी, 14 पे थी और 14 पर है, यानी यहां बीजेपी ने अपनी स्थिति को कंसोलिडेट करके रखा हुआ है, पकड़ कर रखा हुआ है। समाजवादी पार्टी भी 4, 4, 4, यानी यहां स्थिति वही है, ज्यादा कोई डिफरेंस हुआ नहीं है। बुंदेलखंड में ऐसा लग रहा है वोटर मन बनाए बैठा है, या हो सकता है कैंडिडेट अनाउंस हो तो कुछ तस्वीर बदले। रोहिलखंड, चलिए रोहिलखंड की बात करते हैं फटाफट। 33 पर बीजेपी थी 30 दिसंबर वाले हफ्ते में, 33 पर ही बीजेपी थी पिछले हफ्ते में। इस हफ्ते 1 सीट छोड़कर 32 पर बीजेपी खड़ी हुई है। समाजवादी पार्टी 17 से शुरू हुई थी, 17 पर इस हफ्ते में है। 30 तारीख दिसंबर वाले को अगर आप देखेंगे 17 पर थी, 1 सीट गिरी 9 जनवरी में और 14 जनवरी को एक बार फिर से 17 पे खड़े हुए। बाकी पार्टियां अमूमन सिमिलर पोजीशन में पिछले हफ्ते के हिसाब से अगर आप देखें, तो यहां भी बहुत उलटफेर, बहुत बड़ा उलटफेर कुछ नहीं है, एक आध सीट इधर उधर हो सकती है। बिल्कुल, ये रोहिलखंड दिख रहा है। अब पूर्वांचल में 53, 42, 5, 1, 1, 55 यहां बीजेपी की सीटें फिर बढ़ी पिछले हफ्ते, लेकिन इस हफ्ते पूर्वांचल में फिर घट गई हैं 2 सीटें और 53 पर बीजेपी, 42 पर समाजवादी पार्टी। यहां भी कोई बहुत मेजर उलटफेर नहीं है, सेम ही सिचुएशन दिखाई पड़ रही है। सेंटिमेंट तो कम से कम एक जैसा, यानी नेता इधर से उधर जा रहे हैं लेकिन वोटर का मन अभी इधर से उधर नहीं जा रहा। मन स्टेबल है, नेता जो है अनस्टेबल है। मुझे लगता है अगले हफ्ते में इसका थोड़ा और असर दिखाई पड़ना चाहिए। अवध की अगर बात करें 61, 60 और अब बीजेपी 1 सीट और छोड़कर 59 पर वहां पर खड़ी हुई है, तो बहुत बड़ा डिक्लाइन तो नहीं है, थोड़ा एक आध सीट का फर्क है। समाजवादी पार्टी 32, 32, 33 पर है, यानी कि अभी भी यहां पर भी कुछ खास बदलाव होता दिखाई नहीं पड़ रहा है। चलिए
अगला रीजन देख लेते हैं, जो उसको भी देख लेते हैं। सेंट्रल यूपी का है। यहां पर 19 और 13 था दिसंबर वाले हफ्ते में, फिर 21 और 13 हुआ, बीजेपी को 2 सीट का फायदा हुआ, फिर 19 और 14 हो गया। मतलब क्लोज फाइट जो है वो बनी हुई है, लेकिन उसमें अभी तक कोई ऐसा मुद्दा आया नहीं है जिसने वोटर का मन एकदम से ड्रास्टिकली चेंज कर दिया हो। बिल्कुल। कुल मिला के जो ओवरऑल सिचुएशन अभी बनती दिखाई पड़ रही है, वो सुशांत कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि पिछले हफ्ते से ही अगर कंपैरिजन करें तो कुछ बहुत ज्यादा स्थिति में बदलाव नहीं है। अब ये जो लोगों का आने जाने की सिचुएशन है, वो जो है कितना असर डालेगी वो जरूर देखना होगा। संजीव जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं इसके ऊपर एक रिएक्शन लेने के लिए। अभी कम से कम कुछ बहुत खास बदलाव दिखाई पड़ नहीं रहा है। ये जो सेंटिमेंट बन रहा है, और एक तरफ से 80-20 की बात होती है, दूसरी तरफ ओबीसी की जो फाइट है, जिसमें ओबीसी वोटर्स को लेकर, स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर समाजवादी पार्टी बहुत ज्यादा उत्साहित दिखाई पड़ रही है। तो क्या ये सोशल इंजीनियरिंग को ब्रेक करने के लिए समाजवादी पार्टी को, जिस तरीके से शेखर अय्यर भी कह रहे थे कि एक नैरेटिव बदलने के लिए, क्या इस हफ्ते में कहीं ना कहीं थोड़ी कामयाबी दिखाई पड़ रही है, जिसका शायद असर हमें आने वाले सेंटिमेंट्स में दिखाई पड़े? देखिए, नैरेटिव में कामयाबी मिली है समाजवादी पार्टी को, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। क्योंकि अगर आप सोच लीजिए कि अगर इसका रिवर्स होता, समाजवादी पार्टी से मिनिस्टर्स या फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर्स बीजेपी आ रहे होते, तो क्या ये हम डिस्कस भी करते कि इससे बीजेपी को किस तरह का नुकसान हो सकता है? ऑब्वियसली ये तो मतलब एक ऐसी बात है ना कि लोग बीजेपी के मंत्री छोड़ के आ रहे हैं और हम चर्चा करेंगे इस समाजवादी पार्टी में किस तरह की समस्या खड़ी हो सकती है। तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा स्वीकार करने वाली बात नहीं लगती। वो इनकी इंटरनल डायनेमिक्स, कॉन्ट्रडिक्शन जो भी आएंगे वो आने वाले समय में प्ले आउट करेंगे, लेकिन उसका एक नैरेटिव में, जैसे शेखर कह रहे हैं, आशुतोष कह रहे हैं, आप लोग भी कह रहे हैं कि एक नैरेटिव थामने में एक चेंज कर, बीजेपी जैसे जगरनॉट से भी, महारथी के पार्टी से भी लोग छोड़ के आ रहे हैं, तो उससे ऐसा मैसेज जरूर आता है कि भाई दाल में कुछ काला है, कुछ उन्हें वहां गड़बड़ लग रही है, चाहे वो। पर उसमें जब हम, आशुतोष जी, हम नैरेटिव की बात करते हैं, 2 बातें मैं कहूंगा इस पर। एक तो क्या आपको लगता है कि वो नैरेटिव जो वोटर है उसके मन में जगह बनाने में थोड़ा समय लेगा, इसलिए हो सकता है अगले हफ्ते या उसके अगले हफ्ते तक हम देखें कि इसमें कुछ ड्रास्टिक चेंज दिखे? पहला सवाल ये। और दूसरा ये कि जैसे हम स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया का दौर है, उनका 1 हफ्ते पहले का जो वीडियो है वो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई मैं बताने यहां आया था कि किसानों के लिए और अति पिछड़ों के लिए मोदी और योगी सरकार ने कितने महान काम किए हैं, और 1 हफ्ते बाद वो चले गए इसी बात पर कोसते हुए। तो वो वीडियोस जब वायरल हो जाते हैं तो वो इंपैक्ट को कम कर देते हैं। फिर देखिए सुशांत, 2-3 चीजें। पहली बात तो यह कि समाजवादी पार्टी ने एक चीज में जरूर कामयाबी पाई है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी कामयाबी के साथ 2017, 2019, 2014 में ये पेंट कर दिया था कि दरअसल ये मुस्लिम यादव की पार्टी है, और उस पे भारतीय जनता पार्टी को अपने आप को डिफेंड करना पड़ा था। आपको याद होगा शुरू में अब्बा जान और जिन्ना तमाम चीजें करके करने की कोशिश की। आज की तारीख में डिबेट डिस्कशन उस पे नहीं हो रहा है। दूसरी बात, 2017 में जो समाजवादी पार्टी को समझ में आ गया कि दूसरी जातियों के जो रिप्रेजेंटेटिव लीडर्स हैं उनको भी अपने साथ लेकर चलना पड़ेगा, ताकि ये दिखाई पड़े कि उनका सोशल बेस है। तो 2-4 दिन पहले जो ये परसेप्शन बना हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी लड़ नहीं सकती, उसका सोशल बेस बहुत कमजोर है, आज की तारीख में वो परसेप्शन टूट रहा। और नैरेटिव कैसे बनता है, आप इस पर डिबेट कर रहे हैं, सारे टीवी चैनल्स पे से बहस हो रही है, सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे से बातचीत हो रही है, दिन भर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो बीजेपी जो नैरेटिव गढ़ने में बहुत आगे हुआ करती थी, आज की तारीख में डिफेंसिव है। आज की तारीख में लोग उससे सवाल पूछ रहे हैं। तो ये धीरे धीरे लोगों के दिमाग में ये बात जाने लगती। और एक बात मैं और अंत में ये बात कहूंगा कि जो वोटर वो होता है, जो कितने प्रतिशत वोटर होते हैं जो डिसाइड करते हैं कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। आज की तारीख में समाजवादी पार्टी का भी वोटर एकदम कंसोलिडेटेड है, 20 से 25% उसका वोटर पक्का है। भारतीय जनता पार्टी का करीब 30 के आसपास वोटर पक्का है। ये जो अदर्स होते हैं जो करीब 12 से 13% जिनकी संख्या उत्तर प्रदेश के अंदर है, ये किधर जाएंगे? ये जीतने वाले उम्मीदवार के साथ जाने की कोशिश करते ताकि इनका वोट बेस था, वो दरअसल तय करते चुनाव किसके पक्ष में। और कहीं ना कहीं सुशांत, एक छोटा सा ब्रेक भी लेना है हमें, कहीं ना कहीं उसके बाद आगे फिर बाकी आंकड़े भी दिखाते हैं। कहीं ना कहीं उसके बाद आपने जो देखा, स्वामी प्रसाद मौर्य की अगर बात करें, उनके खिलाफ जो वारंट भी निकला, उनके खिलाफ जो गिरफ्तारी की भी बात हो रही है, ये बात नैरेटिव में कहीं ना कहीं लोगों को भी समझ में आ रही है। शायद भारतीय जनता पार्टी ने इसको हैंडल ठीक नहीं करा। जब आप कोई नेता एकदम जाता है और उसके पीछे अगर आप पड़ जाते हैं, सरकार उसके पीछे पड़ती दिखाई पड़ती है, लगता है कि आपको थोड़ा नुकसान हुआ है, अब बदले की कार्रवाई हो रही है। तो ये फैक्टर्स कितने जमीन पर काम करेंगे,
इन पे भी बात बिल्कुल, और करेंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम हर हफ्ते दर हफ्ते आपको बताएंगे। हो सकता है इस हफ्ते में नई तस्वीर निकल कर आई, लेकिन जैसे अभी हमारे कुछ लोग जुड़े थे और उन्होंने कहा कि भाई ये वो लोग हैं, मलाई खा के जो है वो चले गए। हो सकता है बीजेपी की सीटें और बढ़ जाएं, हो सकता है कुछ घट जाएं, तो अगले हफ्ते भी शुक्रवार को मुलाकात होगी। लेकिन इस हफ्ते ट्रैकर में यूपी में ओवरऑल सीटें किसको कितनी आ रही हैं और इधर से उधर हो रहे हैं नेता, तो उस पर जनता क्या सोच रही है, एक छोटे से ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर वोट मीटर टाइम्स ऑन भारत पर। आप देख रहे हैं इसकी जो म्यूजिक है सुशांत जी, वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि खुद ही तलवार निकाल के रण में चले जाए। ये हमारा तो इसका आपने जो है तलवार ही आपके हाथ निकल में गया। टेलीप्रॉम्प्टर का रिमोट था, उसकी तलवार उड़ा दी है। नुकसान और करवा दिया आपने खाम जोश में। चलिए आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश आपका की बात सैलरी करते हैं। मीटर मुझे लग रहा है नीचे जाएगा कि सैलरी में से कटेगा ये। लेकिन आज वोट मीटर में जब हम बात कर रहे हैं अलग अलग राज्य जहां चुनाव होने हैं, वहां हफ्ते दर हफ्ते वोटर का मूड कैसे बदल रहा है। यूपी में योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, इसका इंपैक्ट होगा, या स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे, इसका इंपैक्ट होगा। यह सवाल भी हमने लोगों से पूछा, इसका जवाब बताएं उससे पहले यूपी की ओवरऑल पिक्चर देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की ओवरऑल पिक्चर देख लीजिए और कैसे उसमें, और जो हमने सवाल पूछे वो क्या है सिचुएशन, वो आपको पहले बता देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को इस हफ्ते कितना हमारा सर्वे दिखाना, ट्रैकर दिखा रहा है 219 से 245 सीट, हंसते हुए मुस्कुराते हुए दिखाई, और अभी भी बहुमत से बहुत आगे हैं क्योंकि 403 सीटों की विधानसभा है, तो अगर वो 202 सीटें लाते हैं तो उससे अभी मिनिमम में भी 17 सीट आगे। हाँ, अखिलेश यादव देखिए इसमें फोटो में भी ज्यादा अपने नाराज नहीं नजर आ रहे हैं, क्योंकि फाइट में वही है। 143 से 154 सीट समाजवादी पार्टी कंबाइंड को मिलती दिखाई पड़ रही है इस हफ्ते के हमारे ट्रैकर में। खेल सारा इन्हीं के ज्यादा से ज्यादा सीट वाले पे भी गए तो भी वो 46 सीट करीब पीछे रहेंगे। हाँ। बीएसपी मायावती, जो कहा जा रहा है कि अभी लोग उनके लिए जो सेंटीमेंट है वो समझ नहीं पा रहे हैं। हाथी अभी सोया हुआ है। हाँ, हाथी सोया हुआ है, या सारे वोट जो है वो हाथी के नीचे दबे हुए हैं, जब उठेगा तब निकलेगा। तो अभी सोए हुए हाथी में 8 से 14 जब वो हाथी उठेगा तब का तब देखेंगे। चलिए, और कांग्रेस पार्टी 8 से 14 कितना लड़ाई दिखाई पड़ रही है, 8 से 14 सीट की लड़ाई दिखाई पड़ रही है कांग्रेस के अंदर फिलहाल। कुल मिलाकर अगर आप ये देखें तो योगी आदित्यनाथ की मुस्कान सबसे ज्यादा बड़ी है। लेकिन फिर ये तो ये वो हो गई ना, मैं लड़की हूं लड़ सकती हूं, लेकिन मैं कांग्रेस हूं नहीं लड़ सकती। कांग्रेस पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में जहां पर वो इतनी बड़ी होती थी और इतना कुछ करने के बाद भी 8 से 14 सीटें अगर हैं अंकित, और उस वक्त जब वो एक बड़ा विकल्प हो सकती थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी और बीएसपी को ट्राई कर चुके थे लोग हाल के दिनों सालों में, तब भी 8 से 14 सीटें हैं, तो ये बहुत निराशाजनक है। निराशाजनक जरूर है, लेकिन सुशांत ये बात भी हमें समझनी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी वो जनाधार खो चुकी है। समाजवादी के साथ, बीएसपी के साथ, किसी के साथ भी कंबाइन में आने की कोशिश पिछली बार चुनाव लड़ने का आपने वो जनाधार खोया। अंकित, आप अगर देखेंगे उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी कहीं नहीं है, लेकिन उसको सीटें आ रही है ना, गोवा में कहीं नहीं है, आ रही है। आप तो यहां थे, आपको खुद को रिवाइव करना था, लेकिन आप नहीं कर पा रहे, तो ये बड़ी चुनौती है। कांग्रेस के पूरी लीडरशिप की अनसर्टिनिटी है, वो अब झलकेगी हर जगह पर, और उसी के कारण। लेकिन कुल मिलाकर मुझे लगता है ये जो विमेन वोटर वाला कार्ड है, शायद वो इस इलेक्शन का कार्ड ना हो। अगर ये चलता है तो ये एक बड़ा फैक्टर होगा। भाई इसमें सबसे ज्यादा खुशी किसको होगी? समाजवादी पार्टी को, जिन्होंने साइकिल से इनको उतार दिया कि आप उतर जाइए, अब मैं यहां से अकेले जाऊंगा, जिन्होंने पिछली बार इनको 100 सीट खरीद दी थी, तो वो तो देखेंगे तो खुशी होंगे कि भाई अच्छा हुआ इनको उतार दिया, नहीं तो लोड रहता। जो शायद बिहार से भी थोड़ा सीख गए होंगे, इतनी सारी सीट उनको बिहार में मिली और वहां पे शायद एक बड़ा कारण रहा उस गठबंधन के हारने का। लेकिन कुल मिलाकर जैसे हम आपको बता रहे थे, 403 सीटों में से बीजेपी को सीधी मेजॉरिटी अभी भी दिखाई पड़ रही है। पिछली बार जैसा प्रचंड बहुमत नहीं, लेकिन सीधा बहुमत दिखाई जरूर पड़ रहा है। वोट शेयर की बात अगर करें तो 37.2% पर योगी आदित्यनाथ के मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ बीजेपी कंबाइंड जो है वो इस समय नंबर 1 समाजवादी पार्टी बहुत पीछे नहीं है, 35% और अगर आप देखेंगे अंकित, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने जब बेस्ट परफॉर्म किया तब भी वो 27-28% से ऊपर नहीं गए। हाँ। तो अगर वो 35% पहुंच रहे हैं तो ये बहुत बड़ा जंप है। 12.1% मायावती जी को, बीएसपी को मिलता दिखाई पड़ रहा है। 9.7%, 7% था, 2% बढ़ जाएगा। अब इसको ही लेकर खुश हो जाएं तो अलग बात है कांग्रेस पार्टी की। लेकिन कुल मिलाकर अगर आप ये देखें तो वोट परसेंटेज में एक बहुत क्लोज फाइट जरूर। और अगर इस तस्वीर को आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के लिहाज से, तो आप ऐसे समझिए कि समाजवादी पार्टी को बीजेपी से अगर आगे निकलना है तो आज की तारीख में उसको 2 से 3% वोट शेयर इधर से उधर करने की जरूरत है। और अगर वो 2 से 3% वोट शेयर उनके लिए स्वामी प्रसाद मौर्य कर सकते हैं, या दारा सिंह चौहान कर सकते हैं, या इस तरीके के कुछ दूसरे नेता कर देते हैं, तो खेल जो है वो बिगड़ सकता है बीजेपी का। कुल मिलाकर
समाजवादी पार्टी के लिए अगर आप देखेंगे तो समाजवादी पार्टी को ना सिर्फ 2 से 3% गेन करना है, बल्कि उन्हें यह भी उम्मीद करनी है कि बीजेपी कम से कम 5% वोट गिराए। और इसमें आप देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल इस हफ्ते का है कि 3 मंत्रियों के पार्टी छोड़ने से बीजेपी को नुकसान होगा। 67% लोग हमारे सर्वे में कह रहे हैं कि ये नुकसान होगा। अभी हम पब्लिक से बात कर रहे थे, वो कह रही थी नहीं होगा। हमारे सर्वे में 67% कह रहे नुकसान होगा, 12% कह रहे हैं कि नहीं होगा नुकसान। ये 22,000 लोगों का जो बड़ा सैंपल में, और ये और कुछ कह नहीं सकते। देखिए, ये हमेशा एक बहुत इंपॉर्टेंट, जो फेंस सिटर जिनको हम बोलते हैं 21% जो है, जो कुछ अभी भी नहीं कह सकते, ये किधर भी जा सकते हैं, लेकिन एक बड़ा तबका मानता है कि भारतीय जनता पार्टी को जो सब बड़े दिग्गज नेता हैं, 3 कैबिनेट मंत्री, उसके अलावा बाकी 10 विधायक जाने का नुकसान जरूर होगा। और यही वो क्रूशियल फैक्टर हो सकता है। अंकित, इसमें आपको एक चीज समझनी होगी। आशुतोष जी ने अभी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही थी और उन्होंने कहा था कि बीजेपी का 30% 32% वोट इंटैक्ट है, समाजवादी पार्टी का अपना 20-25% वोट इंटैक्ट है। वो जो उसके बाद वाला वोट है ना, वो प्रभावित करता है चुनाव को, और वो बाद वाला वोट दरअसल यहां होता है जो कुछ नहीं कह सकता आपको, हमको कैमरे को देखकर या जानबूझ के कहना नहीं चाहता। ये 21% सोचिए, अगर बीजेपी में से इसमें जुड़ जाए इसका 5 से 6% भी, तो वो 40% क्रॉस कर जाते हैं। और अगर समाजवादी पार्टी में जुड़ जाए तो वो बीजेपी को पीछे कर देती है। वही समाजवादी पार्टी के लिए इंक्रीमेंटल वोट भी उनको चाहिए, उनको अपना वोट बढ़ाना भी है, और ये भी देखना है कि बीजेपी का वोट जो है वो कम हो। अगला सवाल लेते हैं, अगर भारतीय मंत्री विधायकों के बीजेपी छोड़ने से फायदा किसको होगा? अब बीजेपी को तो होने से रहा, उन्हीं के शिप से गए हैं, लेकिन हाँ, कुछ लोगों का ये मानना है कि इन लोगों के पत्ते कटने वाले थे पहले ही, तो शायद उनके जाने से बीजेपी को कुछ फायदा हो। पर सिर्फ 2% लोग मानते हैं कि इसका जो है फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। 71% लोग मानते हैं समाजवादी पार्टी को सीधा फायदा हो रहा है। इन सब जो इस समय आयाराम गयाराम वाली राजनीति के जितने भी गयाराम समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं, बीएसपी को 6% लोगों का ऐसा मानना है कि उनको फायदा हो सकता है, और कांग्रेस 18% लोगों का मानना है। कौन है भाई 18% लोग? कांग्रेस में कोई जा नहीं रहा है और ये कह रहे हैं कि उनको फायदा हो सकता है। देखिए, इसमें अंकित इसमें देखिए, ये नहीं होता कि आप जिधर से उठ के गए उधर ही फायदा या नुकसान पहुंचाते हैं। कई बार आपका जाना समीकरण बन जाता है। अगर उस समाज को पसंद नहीं आया, हाँ, तो वो जो नापसंदगी है वो बीजेपी को ट्रांसफर होगी, बीएसपी को होगी, कांग्रेस को होगी, अन्य को होगी। ये दरअसल उसका आंकड़ा है। एंटी इनकम्बेंसी जो है वो बढ़ सकती है उसमें कुछ अलग अलग लोगों को, तो कांग्रेस को भी 18%। जैसे आप बंगाल की बात कर लीजिए अंकित, बंगाल में कई लोग टीएमसी छोड़कर बीजेपी की तरफ गए और उनको एकदम से टिकट दिया गया, तो इसका नुकसान भी बीजेपी को हुआ। और हम लोग यही बात पहले कर रहे थे, लेकिन कम से कम हमारा जो ट्रैकर है आज वो दिखा रहा है कि समाजवादी पार्टी को उसका नुकसान होता नहीं दिख रहा। 71% लोगों का मानना है कि उनको इन सब लोगों का जाने का फायदा होगा। चलिए अगला सवाल भी फटाफट ले लेते हैं, उसके बाद अपने गेस्ट के पास चलेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है, योगी के अयोध्या से चुनाव लड़ने के फैसले को आप कैसे देखते हैं? 57% इसे सही बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने, बीजेपी ने बिल्कुल ठीक फैसला लिया है कि योगी जी को वहां से लड़ना चाहिए। गलत कह रहे हैं 24%। यानी कि कुल मिलाकर इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता दिखाई पड़ रहा है। कम से कम हमारे ट्रैकर में जो लोग जिन्होंने अपनी राय दी है, उनको ऐसा लगता है कि अगर योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ते हैं तो उसका एक बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। इसके अलावा कुछ कह नहीं सकते, वो 19% लोग हैं, यानी कि एक मेजॉरिटी जो है, डिसाइसिव मेजॉरिटी जो है, वो कहती है कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा अगर योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ें अयोध्या से। अगला सवाल जल्दी से देख लेते हैं, इसके बाद जो हमने रखा लोगों के सामने, आपका पसंदीदा मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? और योगी आदित्यनाथ करीब 50% लोगों की अभी भी पहली पसंद योगी आदित्यनाथ बने हुए हैं। दूसरा चेहरा जो मुख्यमंत्री के तौर पर पूछा जाना चाहिए वो अखिलेश यादव का था, और वो 36% के साथ बहुत पीछे नहीं है, लेकिन पीछे हैं। मायावती 10% लोगों की पसंद बनी हुई है आज की तारीख में। कल के ट्रैकर में प्रियंका वाड्रा 4% के आसपास है, उससे ज्यादा नहीं है। तो ओवरऑल आप देखिएगा तो इसमें क्लियर बढ़त योगी आदित्यनाथ को, यानी कि हमारे 22,000 लोगों का जो सैंपल है, करीब 21,000 लोगों का, उसमें से करीब 11-11,500 लोग मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ जो हैं वो इस वक्त सबसे प्रेफरेबल चॉइस है चीफ मिनिस्टर की। केशव प्रसाद मौर्य को शायद अच्छा नहीं लगेगा ये सुनकर, लेकिन इसको आप देखिए, जो बीजेपी अमूमन चेहरा सामने रखकर चुनाव नहीं लड़ती थी, वो एक परंपरा रही थी, अगर वो योगी जी को प्रोजेक्ट कर रही है, अगर मोदी जी कंधे पर हाथ रख के फोटोज जो है
वो जा रही हैं बाहर, एक मैसेजिंग जा रही है, तो उसका भी असर है और वो एक सही फैसला लग रहा है। बिल्कुल, और यही सवाल मैं आशुतोष जी आपसे पूछना चाहता हूं। ये जो पूरी मैसेजिंग थी योगी आदित्यनाथ को लेकर, बीच में बड़ी सारी बातें उठी कि योगी आदित्यनाथ के पीछे उनकी पार्टी के ही लोग लगे हुए हैं, फोटो भी आई, कंधे पे हाथ भी रखना पड़ा। ये मैसेजिंग किसके लिए था? उत्तर प्रदेश की जनता के लिए या भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल जो लोग हैं उन्हीं के अपने लोगों के लिए मैसेजिंग जरूरी थी? नहीं, देखिए, जब चुनाव के मौके पर इस तरीके की मैसेज की जाती तो उसका एक बहुत बड़ा जो मैसेज का टारगेट होता है वो अपनी पार्टी के लोग, अपना काडर होते हैं। चुनाव में अगर काडर अगर एंथुज नहीं है, अगर उसके अंदर जज्बा नहीं होता तो फिर तो पार्टी को दिक्कत होती है। आपके सर्वे में जो बात मुझे बहुत ही जबरदस्त दिखाई पड़ रही है वो ये कि पहली बार ये ऐसा सर्वे है जिसमें आप वोट परसेंटेज अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी लगभग बराबर है। और अगर मैं थ्योरेटिकली बात करूं, क्योंकि जितने सर्वे होते हैं उसमें 3 से 4% के मार्जिन एरर माना जाता है, तो उस लिहाज से ये 37% जो बीजेपी का है ये 41 भी हो सकता है और समाजवादी पार्टी का 35 जो है वो 39 भी हो सकता है, और बीजेपी का 37% ये घट के 33 हो सकता है और समाजवादी पार्टी का 31 हो सकता है। तो उस लिहाज से ये बहुत ही टफ नेक टू नेक फाइट एक तरीके से ये बढ़ रही उत्तर प्रदेश के अंदर। और अगर ये मार्जिन है तो इसका मतलब ये कि बाकी समाजवादी पार्टी लगातार ऊपर जा रही है और भारतीय जनता पार्टी ऊपर से नीचे आ रही है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि समाजवादी पार्टी का अब तक का जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वोट शेयर के मामले में वो 2012 में, जब उसको 29 से लगभग 30% वोट मिलता है। जब 2017 में वो हारते हैं तो उनको करीब 24% के आसपास वोट मिलता है। उसके पहले जब 7 में भी हारते तब भी उनको करीब 23-24% वोट मिलता है। तो अगर मुलायम सिंह के समय से अगर हम ट्रैक करें तो ये समाजवादी पार्टी का अब तक का बेस्ट वोट शेयर परफॉर्मेंस है। ठीक है, लेकिन सर इसमें एक प्रश्न शेखर अय्यर जी आपसे पूछूं कि ये जो हमारे हर सवाल में 20%, 25%, 28% वाले कुछ नहीं कह सकते वाले भाई और बहन हैं, ये क्या इस वोट शेयर को ऊपर नीचे कर देंगे आखिरी मोमेंट में, या उसको अभी हमें छोड़कर चलना चाहिए, वो ज्यादा इंपैक्ट नहीं छोड़ेंगे? नहीं, जरूर इंपैक्ट होगा, क्योंकि इस तरह के सर्वे में कुछ लोग अपने मन की बात नहीं बताते और ये भी देखते हैं कि अपने इलाके में कैंडिडेट कौन है, किस जात के हैं, किस पार्टी के हैं, वहां क्या असर होता है। देखिए, यूपी चुनाव में हमेशा एक माइक्रो इलेक्शन होता है। हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी एक अपने आप में एक बड़ा एक चुनावपूर्ण एक फाइट होता है, जहां पे कैंडिडेट, पार्टी, वहां के सोशल समीकरण, ये सारी चीजें मैटर करते हैं। इसलिए जो कहते हैं कि मैं जानता नहीं बोलना चाहता हूं, उनकी भी बड़ी राय होती है, उसका भी बड़ा असर होता है। सुशांत जी, संजीव जी, क्या इसी वजह से जो अभी इस समय लोगों का जाना है, और हमारे सर्वे में 71% लोग मानते हैं कि समाजवादी पार्टी को केशव प्रसाद, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे बाकी तो केशव प्रसाद मौर्य को भी भेज दीजिए। मैं तो बीजेपी सदमे में आ जाएगी भाई, स्वामी जी गई। मुझे लगता है कि केशव प्रसाद मौर्य जाएं या ना जाएं, लेकिन कुछ ना कुछ तो वो ऐसा काम कर रहे हैं जो योगी जी को तो नींद में परेशानी जरूर हो रही है अभी। लेकिन संजीव जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य हो या बाकी नेता हो, समाजवादी पार्टी के लिए जो MY से बढ़ के एक्सेप्टेबिलिटी की फाइट है, उसमें ये लोग जरूरी हो जाते हैं और वही शायद वोटिंग परसेंटेज में जो इंक्रीज है उसमें दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, आशुतोष ने अभी ये बात कही थी थोड़ी देर पहले कि जो मेजर बात थी कि कैसे MY पार्टी के आगे ट्रांसेंड करना है समाजवादी पार्टी को, तो उसका डबल फायदा हो रहा है। एक तो जो कास्ट बेस्ड ओबीसी बैकवर्ड्स का अलायंस बनाया था बीजेपी ने, जो 2014 में बना, 2017 में और बढ़ाया गया और 2019 में और कंसोलिडेट किया, और जो पिछले साल प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट एक्सपेंशन किया, उसका पूरी मैसेजिंग वो थी कि कैसे हम कंप्लीटली ओबीसी को आगे बढ़ा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। वो कहीं ना कहीं उसको बहुत भारी क्षति पहुंची है पिछले एक हफ्ते में, ये जो 3 मिनिस्टर्स गए, उससे वो नैरेटिव की बात जो शेखर कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं। चुनाव का आउटकम हमें भी नहीं मालूम, सर्वे करने वालों को भी नहीं मालूम, किसी एनालिस्ट को नहीं मालूम। चुनाव बहुत क्लोज है, ये तय हो चुका है। 35 और 33% का डिफरेंस बहुत मामूली डिफरेंस है, और बीजेपी के जो स्ट्रैटेजिस्ट हैं उन्हें ये प्रार्थना करनी चाहिए कि बीएसपी का वोट शेयर और नीचे नहीं जाए। जैसे कांग्रेस के वोट शेयर नीचे जाने से बीजेपी का तो रिटेन हो गया, लेकिन आप पार्टी की लैंडस्लाइड हो गई। ऐसे बीएसपी और कांग्रेस अगर अपना वोट शेयर मेंटेन करके नहीं रखेंगे तो उसका लाभ, अगर वो कम होगा तो उसका लाभ समाजवादी को मिलेगा, बीजेपी को नहीं मिलेगा। क्योंकि आप देखिए जो एंटी बीजेपी वोट है वो करीब 60% हो रहा है, जो 3 ब्लॉक्स हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग एक हम फाइट के लिए पॉइज्ड हैं। मेरा अभी भी मानना है, नंबर्स वगैरह से नहीं, कि बीजेपी को यूपी जैसी जगह में हराना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि दे विल पुल आउट ऑल स्टॉप्स।
यूपी तो हारना वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, वो झारखंड थोड़ी है कोई। हाँ, तो ठीक है, यूपी में इसमें बीजेपी इसमें जान एक लगा प्रश्न देने और वाली है सर मन में, लेकिन उससे पहले जल्दी से हम ट्रैकर में जो ओवरऑल सीट है उसका 3 हफ्ते का आंकड़ा क्या कह रहा है वो देख लेते हैं कि अगर आप देखेंगे 3 हफ्ते में सीट में कितना फर्क हुआ है। तो पहले हफ्ते में जो हमने दिसंबर 30 तक किया था, बीजेपी 239 पे थी, जनवरी 9 तक वो 240 पे थी, और इस हफ्ते घटकर 232 पर है। ये मीन बता रहे हैं आपको, जो आपने एवरेज देखा है वो एवरेज है ये, कि बीजेपी की 8 सीटों का नुकसान लग रहा है पिछले हफ्ते से। हाँ, समाजवादी पार्टी को पिछले हफ्ते से 5 सीट का फायदा लग रहा है। अगर आप देखेंगे बीएसपी को 1 सीट का फायदा, कांग्रेस को 3 सीट का फायदा लग रहा है, और अन्य के खाते से 1 सीट से पिछले बार घटी है। तो मीन में अगर आप देखेंगे एवरेज में बीजेपी घट रही है। और कुल मिलाकर ये देखिए आप, अगर 2 चीजें जो और भी हैं, एक तो 8 सीट जो बीजेपी कम हो रही है, 5 सीट समाजवादी पार्टी के पास जा रही है, एक सीट की लड़ाई होती जा रही है। 403 सीट पर 403 चुनाव लड़ने पड़ेंगे, जिसको भी जीतना हारना है उसको डिसाइड करने के लिए। वोटिंग परसेंटेज पे भी एक बार देख लेते हैं। पसंदीदा मुख्यमंत्री का चेहरा योगी आदित्यनाथ 52% पर थे दिसंबर 30 वाले हफ्ते में, उसके बाद बढ़ी उनकी थोड़ी पॉपुलैरिटी, 53.4% पहुंचे, अब गिरकर 50 से नीचे पहली बार, कम से कम हमारे जो 3 हफ्ते का ट्रैकर है उसमें पहली बार 50 से नीचे पहुंची है। और अब जल्दी से वोट शेयर का भी अंतर दिखाते हैं कि कितना फर्क पड़ रहा है। पिछले पहले हफ्ते में जब हमने किया था तब 38.6 करीब जो है 39% बीजेपी के पास था और 34.5% समाजवादी पार्टी के पास था। फिर पिछले हफ्ते यह बढ़ा और बीजेपी मतलब अगर आप इसको राउंड अप कीजिएगा तो 39% ही बनता है, क्योंकि 0.5 से नीचे हो तो आप इधर करते हैं, तो 39 तब भी है। समाजवादी पार्टी का 0.2% बढ़ा था, और इस बार अगर आप देखेंगे तो बीजेपी का वोट शेयर थोड़ा घटा है और समाजवादी पार्टी का 0.5 बढ़ा है। नहीं, करीब 2% गिरा है, करीब 2% गिरा है। लेकिन अगर आप देखेंगे वो जा कहां रहा है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो जाता हुआ कांग्रेस में दिख रहा है। आशुतोष जी, एक बात बताइए, ये जो अभी तक हम देख रहे हैं वोट प्रतिशत में और ओवरऑल सीटों में जो ऊपर नीचे हम देख रहे हैं, ये कांग्रेस की कुछ सीटें बढ़ी हैं पिछले हफ्ते के मुकाबले और समाजवादी पार्टी की बहुत थोड़ी सी बढ़ी हैं। क्या ये वो पार्टियां हैं जिन्होंने अपने कैंडिडेट अनाउंस कर दिए, क्योंकि हमारा सर्वे कल तक का है, तो उसका असर है, और बीजेपी भी अपने कैंडिडेट अनाउंस करेगी तो उसमें फर्क आ सकता है, या ये ओवरऑल मूड दिखा रहा है? आशुतोष जी शायद म्यूट पर हैं आप। सॉरी, ये जो आपका जो सर्वे है, इस सर्वे में जो एक चीज सबसे स्ट्राइकिंग है वो है बहुजन समाज पार्टी का पूरी तरीके से डिमोलिश है। हाँ, अगर बहुजन समाज पार्टी 8 से 14% पे अगर आके रुक रही है, इसका मतलब है कि कांग्रेस का वोट शेयर कम नहीं हो, कांग्रेस का वोट शेयर ऑलरेडी बहुत कम था, सिंगल डिजिट में ही था, और वो सिंगल डिजिट के बावजूद 8 से 14 पे है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी जो पार्लियामेंट के चुनाव में 18% के आसपास वोट पाती है, विधानसभा के चुनाव में उसका वोट परसेंट 20% के ऊपर रहता है, वो अगर 8 से 14 पे आ रही है, इसका मतलब उसके वोट शेयर में जबरदस्त तरीके से गिरावट है। अब ये जो वोट शेयर है, ये समाजवादी पार्टी की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, कम से कम आपके सर्वे के हिसाब से ये बीजेपी के पास जाता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो ये है, इसका मतलब ये है कि दलितों के अंदर भी कोई मूवमेंट है जो समाजवादी पार्टी की तरफ दिख रहा है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो कि अभी आप कह रहे थे 21% लोगों ने कहा कि हम अपना जबान नहीं खोलना चाहते। उत्तर प्रदेश में अगर आप 2007 का चुनाव देखें, 2012 का चुनाव देखें, वहां अदर्स के खाते में 12% वोट है। लेकिन बीजेपी की सबसे बड़ी कामयाबी ये थी 2014, 2017, 2019, इसमें जो अदर्स का वोट परसेंटेज था वो 12 से घट के 4% या 5%, यानी कम से कम 7-8% जो अदर्स के वोटर थे, जो इनडिसाइसिव होते हैं, जो लास्ट मिनट करते हैं, उसकी तरफ बीजेपी की तरफ चले गए। अगर इसमें से 5-6% अगर दोबारा वापस अगर अदर्स के खाते में जा रहे हैं तो ये बीजेपी के लिए अंकित, हमें शो खत्म करना है, लेकिन उससे पहले थोड़ी से मेहमान बुलाएं, इनकी थोड़ी दुविधा तो बढ़ाएं। तो अगली बार का हम ट्रैकर लेकर आए, उससे पहले आपसे आज ही हम वोट ले लेते हैं। अगले हफ्ते आपको लगता है इन डेटा में बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा, और किसके पक्ष में? छोटा छोटा जवाब, शेखर अय्यर जी। नहीं, मुझे लगता है कि अगले हफ्ते कैंडिडेट्स के नाम आ जाएंगे काफी सीटों के लिए, उसके बाद इसमें काफी फर्क आएगा। किसकी तरफ? समाजवादी फेवर में भी आ सकता है, बीजेपी की फेवर में भी आ सकता है। ये सेफ खेल रहे हैं आप, कह नहीं सकते वाले में चलेगा धीरे से। आशुतोष जी, आपके हिसाब से? नहीं, समाजवादी पार्टी की तरफ बढ़ेगा। संजीव जी? बिल्कुल, मुझे भी लगता है कि जो बीजेपी समाजवादी पार्टी में अभी 2% का गैप है, या तो ये और कम होते हुए दिखेगा या बराबरी दिखेगी अगले चुनाव। ठीक है, तो ये वाली 22 भी हम संभाल के रख रहे हैं, ये भी हम अगली बार कंपैरिजन के साथ दिखाएंगे। जी आशुतोष जी। आशुतोष जी किसके पक्ष में जाएगा, और अंकित आप भी बताइए।
ये आशुतोष जी ने अपना एंकर वाली टोपी फटाफट पहनी और उन्होंने सोचा कि मैं अभी पलट देता हूं। तो और ये कुल मिलाकर हमारा काम है इन नंबर्स को आपके सामने लेकर आना और फिर जनता और वोटर तय करेगा उत्तर प्रदेश में कि किस तरफ उनका रुझान जा रहा है। लेकिन हमारा वादा जरूर यही है, हर हफ्ते आपके लिए सबसे विश्वसनीय नंबर्स लेकर, जनता का मूड जमीन से लेकर हर हफ्ते आपके पास आते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि वोटर का मन किधर जा रहा है और ये वोट मीटर क्या कह रहा है। तो हर शुक्रवार हमारे साथ जुड़िएगा जरूर। और अभी इस छोटे से ब्रेक के बाद इस पूरे सर्वे में, वोट मीटर में जो बड़ी बातें हैं उस पर देखिए बड़ी बहस नाविका कुमार जी के साथ इस छोटे से ब्रेक।